हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 की स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो पहले हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है, कि स्वयं प्रकाश जी को अब हम पहले जानेंगे कि वे कौन थे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, उसके बाद हम वो नेताजी के चश्मे को अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि स्वयं प्रकाश जी के परिचय को। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के एक इंदौर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ठीक है, यानी कि वे किस चीज़ की पढ़ाई? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की। कहाँ की? राजस्थान में। ठीक है, और उनका बचपन जो था ज़्यादातर राजस्थान में ही बीता। ठीक है, फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। ठीक है, वे क्या हैं? वे जो हैं फिलहाल सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं। ठीक है, अभी वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। ठीक है, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ठीक है, उनके 13 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, अब उनके क्या हैं? ठीक है, उनकी 13 कहानियाँ जो हैं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें कुछ प्रमुख कहानियाँ जिसमें हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो उनके बीच में विनय और ईदन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान और बनाली पुरस्कार एवं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ठीक है, मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे हैं। ठीक है, तो भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी रोचक किस्सोगोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ किस में लिखी गई हैं? हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें जो हेडिंग दिया गया, तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही नहीं देश होता। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो चारों ओर से घिरे होते भूभाग हैं, ठीक है, चारों तरफ से जो घिरे हैं भाग से, तो वे ही उसी का नाम देश नहीं होता। देश किससे बनता है? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों एवं वनस्पति पशु पक्षियों से। इन सब में प्रेम करने तथा इनके समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ठीक है, देशभक्ति का इन्होंने क्या मतलब उसकी परिभाषा कैसे दी है कि देश कैसे बनता है? उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं, ठीक है, नदियां हैं, पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं, वहाँ वनस्पतियाँ जो हैं, पशु पक्षियाँ हैं, इन सब में प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ठीक है, नेताजी का चश्मा में क्या है कि नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, कैप्टन चश्मे वाले इसमें प्रमुख कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनके माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीक़ों से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाठ को, यानी कि नेताजी का चश्मा। इस कहानी का शीर्षक क्या है? नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो चलिए, तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, जो कौन थे? हालदार इसमें पहले कैरेक्टर हैं। ठीक है, वो उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम से कहीं बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके, ठीक है, वैसे एक ही बाज़ार था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वहाँ मतलब कस्बा नहीं, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, वहाँ जो टाउन था वो बहुत बड़ा नहीं था, मतलब जिसे हम पक्का मकान कहा जा सके। ठीक है, वैसे कुछ ही वहाँ मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा वैसा एक ही बाज़ार था। ठीक है, तो कस्बे में एक लड़कियों की स्कूल, एक लड़कों का मतलब लड़कों का एक स्कूल था। ठीक है, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। ठीक है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। ठीक है, नगर पालिका क्या थी? नगर पालिका थी, तो कुछ ना कुछ वह काम करती रहती भी थी, और कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी अर्थात शौचालय, और कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी सम्मेलन भी कर दिया। ठीक है, ये इनके काम करते थे। ठीक है, तो इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, ठीक है, कोई उत्साही बोर्ड था,
तो उसने प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार पर मुख्य चौराहे पर नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, किस चीज़ की? संगमरमर की प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है। ठीक है, उस प्रतिमा के बारे में, यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में। ठीक है, किस चीज़ की बनी थी? संगमरमर की। तो बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, इसमें बता रहा है कि बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किया गया स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंततः में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल जी, को यह काम सौंपा दिया होगा, जो महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जो पूरी बात है ना, ये पूरी बात तो अब बता नहीं सकते, मगर ये बता रहे हैं कि जो मूर्तिकार है, अच्छे मूर्तिकार की जानकारी न होने के कारण, ठीक है, वहाँ के नगरवासियों को तो अच्छे मूर्तिकार की मतलब जानकारी ना होने के कारण अच्छी मूर्तियों की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, मतलब उसकी अधिक बजट होने के कारण जो वहाँ के वो हैं बोर्ड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, वो किससे मूर्ति बनवाते हैं? ठीक है, वो बनवाते हैं मोतीलाल जी से। ठीक है, तो वो मोतीलाल क्या करते हैं कि मोतीलाल वो मतलब उनका कहना है कि वे 1 महीने में वो मूर्ति को बना देंगे। ठीक है, तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति जो थी वो किस चीज़ की? संगमरमर की थी। ठीक है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। ठीक है, कोई 2 फुट ऊंची थी। ठीक है, तो जिसे कहते हैं बस्ट, बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कमसीन। कैसे लग रहे थे? कमसीन। तो फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो। ठीक है, कौन कौन सी याद आती थी उस मूर्ति को देखने पे? तो मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा बोला गया था ना, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपने सुना ही होगा, वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। ठीक है, मूर्ति को देखते ही। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, देखते ही खटखटी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। ठीक है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के किस चीज़ के थे चश्मा? चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक है, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, अब देखिए कौन? हवलदार जी जो हैं वे उधर से कस्बे से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, अपने फैक्ट्री के सिलसिले में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वहाँ रुकते हैं, तो गुजरते समय उन्होंने चौराहे पर पान खाने रुकते हैं। ठीक है, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस तथ्य से लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, ठीक है, कौतुक मतलब क्या होता है? तो कौतुक भरी मतलब होता आश्चर्य। ठीक है, तो आश्चर्य मुस्कान फैल गई। ठीक है, मतलब उन्होंने जब उनको देखा, ठीक है, उन्होंने इस मतलब उनके जब मूर्ति को देखा या उनकी प्रतिमा को देखा, तो वो कैसे हो गए? कौतुक भरी मुस्कान से उनकी हो गए। ठीक है, तो बोले हुए कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और लेकिन जो चश्मा रियल। ठीक है, तो ऐसा उसको सुनने का फिर वो क्या कहते हैं कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में ये उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ठीक है, कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। ठीक है, प्रशंसनीय है। ठीक है, कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं, उस भावना की है। ठीक है, जो वरना तो देश भक्ति भी आजकल मजाक का चीज़ होती जा रही है। ठीक है, अब दूसरी बार जब हालदार साहब आते हैं तब उन्होंने क्या देखते हैं? देखिए चले देखते हैं कि दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटा था, देखिए पहले कैसा था? मोटा फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक बढ़ा। ठीक है, मतलब और आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने बढ़ा और बोला कि वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े
नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, ठीक है। वो देखते हैं जब जब वो आते हैं, ठीक है, हवलदार साहब आते हैं। हवलदार साहब तो क्या देखते हैं, मतलब हर बार चश्मा बदला रहता है। तो एक दिन उन्होंने हवलदार साहब की जो आदत पड़ गई, ठीक है, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल कौतूहल, ठीक है, दुर्दनमयी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, ठीक है। उन्होंने पूछा बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, ठीक है। पान वाला कौन था, ठूसा हुआ था। अब उसके बारे में बताया गया पान वाले की, ठीक ठीक है। तो वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। वो मतलब उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वह कैसा था, वह काला था, ठीक है, काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। तो वो काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। और हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी टोन थिरकी, ठीक है। पीछे घूमकर उसके दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, यानी उसका दांत सड़ा हुआ था, और बोला कि कैप्टन चश्मा वाला करता है, ठीक है। अब क्या बोलता है वो, उससे बोलता है कैप्टन चश्मा वाला करता है। तो अब जो हालदार साहब हैं वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब कि कौन वो, तो वो कैप्टन को नहीं जानते थे ना। तो वो क्या कहते हैं कि क्या करता है, क्या करता है, और वो पूछते हैं प्रश्न भरी मतलब उससे, ठीक है। तो हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। गिराके गिराक आ गया क्या, कोई गिराक आ गया समझो, उसको थोड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाले ने दे दिया, उत्तर उधर दूसरा बिठा दिया, ठीक है। अब हालदार क्या करता, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है, ठीक है। अब उन्हें क्या समझ में आता है वो बताते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसने नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उस वैसे ही फ्रेम को दरकार होती है, तो जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन, ठीक है, कैप्टन क्या करता है, कैप्टन जो है ये चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो समझते हैं कि जो, अब उसके बारे में वो क्या सोचते हैं कि मतलब एक कैप्टन है, ठीक है, उसका नाम मतलब एक कैप्टन है, वही चश्मा बदलता है। और वो समझते हैं कि एक चश्मा वाला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। और वही नेताजी के मतलब वो नेताजी को मतलब बिना चश्मे के उसे अच्छा नहीं लगता है, और बल्कि वह उसे आहत भी होती है, और मानो वो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है, वो ऐसा समझता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों या चश्मों के फ्रेमों को नेताजी के मतलब लगा देता है, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्राहक मान लीजिए खरीदने आता है, तो और वैसे ही फ्रेम की दरार कार करता है जैसे मूर्ति पर लगी हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति को लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, ठीक है। वो ये समझते हैं। अब देखते हैं कि क्या है, नेताजी को दूसरे फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, भाई खूब, क्या आइडिया है, वे फिर बोलते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंके पीछे मुड़कर अपने उसने नीचे पीक तो की और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी कि, लेकिन हालदार साहब के लिए एक चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था, ठीक है। वो क्या था, वो कस्बे का अध्यापक था, ठीक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, ठीक है। वो ये समझते हैं, यानी कि या मानते वह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, ठीक है। उफ, अब ये सोचते हैं,
ठीक है, बनाने मूर्ति बनाने वाले से, कि कौन था मूर्ति बनाना किसने बनाया था, मोतीलाल ने। ठीक है, तो हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा, ठीक है, आश्चर्य लगा रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो इससे पूछते हैं। ठीक है, तो पान वाले से, तो पान वाला क्या कहता है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा। ठीक है, वो उसको, ठीक है, तो वो लंगड़ा क्या जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो फौज में पागल है पागल, वो देखो वो रहा आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो फोटो छपवा दो उसकी कहीं, वो बोलता है। ठीक है, तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो मुड़कर देखा तो आवक रह गए। ठीक है, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर, अब उसके बारे में, ठीक है, कैप्टन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कैसा है, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है। ठीक है, लंगड़ा है और गांधी टोपी, कौन सी टोपी, गांधी टोपी, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची क्या होता है आपको मैं बता दूं कि, ठीक है, तो एक संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस टंगे हुए, बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और वह अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मेरी फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इस कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा कौन है, ये हमारा कैप्टन है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके एक पैर नहीं है। ठीक है, और ये हमारे कौन है, सुभाष चंद्र बोस, ये इसका चश्मा वाला जिसमें वो चश्मा रखे रहता है। ठीक है, अलग अलग फ्रेम के। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आगे हवलदार साहब जो थे वो जीप में बैठकर चले जाते हैं। ठीक है, वो 2 साल तक आते रहते हैं। ठीक है, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। ठीक है, कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांच वाला चश्मा। ठीक है, ऐसे ऐसे वो हमेशा चश्मा बदलता रहता था कैप्टन। ठीक है, तो कांच वाले, कभी गोगो का चश्मा, कभी कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लित के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर एक बार ऐसा ही होता है कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। ठीक है, एक बार ऐसा होता कि मतलब वो हमेशा बदला रहता ना, तो एक बार ऐसा होता कि चश्मा, कोई भी चश्मा नहीं रहता है। ठीक है, तो उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर कहा, पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया, और कुछ नहीं पूछ पाया। हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अब अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे से गुजरने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा की अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। ठीक है, वो ये बोलते हैं। ठीक है, तो सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे, वो सोचते हैं, मूर्ति तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। एक बार ड्राइवर कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं खा लेंगे। लेकिन आदत तो मजबूर, आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि रोका। ठीक है, चीख के रोक दिया। ठीक है, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और रास्ता चलते ही लोग देखने लगे और जीप रुकते ही रुकते हवलदार साहब जीप के कूदकर तेज कदमों की मूर्ति की तरफ
लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चों बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। ठीक है, तो ये हमारे जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक शॉर्टली इनके स्वयं प्रकाश जी के बारे में बता दे जाऊँ। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, का थोड़ा परिचय को पढ़ लेते हैं फिर से। तो ऐसे तो हमने पढ़ा, फिर भी हम जान लेते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखित है? स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। तो इनका जन्म जो हुआ है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जो बचपन है नौकरी का बड़ा ही हिस्सा राजस्थान में बीता है। ठीक है, फिलहाल जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से जुड़े हैं। ठीक है, अब इन्होंने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए हैं? तो कहानी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी कहानियों का संग्रह किया? तो लगभग 13 है, मगर इनमें हम कुछ ही देखेंगे। तो जो प्रमुख हैं, जो सूरज कब निकलेगा उसमें यहाँ आएंगे, अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संदान, उपन्यास, बीच में विनय और ईदन है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा है, उसमें कठिन, ठीक है, तो इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा कस्बा। कस्बा अर्थात होता है छोटा शहर। ठीक है, लागत, फिर लागत मीन्स होता है खर्च। ठीक है, फिर उहापोह यानी कि क्या करें क्या ना करें की स्थिति। ठीक है, उहापोह। शासन विधि यानी शासन की अविधि। ठीक है, कमसीन कम उम्र का। ठीक है, सराहनीय यानी प्रशंसा के योग्य। ठीक है, लक्षित करना यानी देखना। कौतुक मीन्स होता है आश्चर्य। दुर्दमनीय यानी जिसको दबाना मुश्किल हो। ठीक है, यानी गिराक, गिराक मीन्स ग्राहक होता है। किधर मतलब होता है किधर। उधर मीन्स होता है उधर यानी पेट होता है। आहत मीन्स होता है घायल। दरकार मीन्स होता है आवश्यकता। द्रवित मीन्स अभिभूत होना। आवाक मीन्स होता है चुप। प्रफुल्लित मीन्स होता है खुशी। हृदय स्थली मीन्स होता है विशेष महत्व रखने वाला। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, लेट्स बाय।